नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र धामचार निःशुल्क क्लासेस में। तो आप काफ़ी समय से जो अपने ऑब्जेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ समस्याओं के साथ भी मैं भी जूझ रहा हूं और आप भी मेरे साथ जूझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज हम फिर से एक नई क्लास लेते हैं, दल शिक्षण विधि। कुछ शिक्षण विधियों की क्लासेस बाकी है, वो भी अब बहुत जल्द कंटिन्यू, एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर जैसे तैसे टाइम मिलेगा आपको मिल जाएगी। तो आज हम कर रहे हैं दल शिक्षण विधि। बहुत ही आसान विधि है, 5 या 7 क्वेश्चन बनते हैं पूरी शिक्षण विधि से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगले 30 मिनट तक कहीं मत जाइएगा। देखिए, दल शिक्षण विधि, दल का अर्थ क्या होता है? दल का अर्थ होता है समूह। बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर हमें शिक्षण विधियाँ सबसे टफ लगती थी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाई इसलिए हमें समझ आने लगे। मुझे आपको आभार कहना चाहिए कि आपको समझ आ रही है, तो मेरा पढ़ाना सार्थक सिद्ध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं दल शिक्षण विधि। देखिए, दल का अर्थ होता है समूह। अब इसमें होता क्या है कि भाई जब कोई कक्षा होती है, उस कक्षा में समूह बनाकर, उस कक्षा में समूह बनाकर जब छात्रों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो दल शिक्षण विधि होती है। अब उसमें कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी कक्षा में एक विशेषज्ञ टीम होती है। ध्यान रखें, आगे हम गुण दोष जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि हर शिक्षक दल शिक्षण विधि को अप्लाई करने में सक्षम भी नहीं होता है। इसके लिए एक शब्द आता है विशेषज्ञ। कुछ ऐसे विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं जो अपने विषय में माहिर होते हैं, ठीक है, उनको दल शिक्षण का प्रभार सौंपा जाता है। तो वो क्या करते हैं कि कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह, जो विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा क्या होता है, विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्ययन कार्य जो होता है वो करवाया जाता है। एक सीधी बात है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो समूह होता है वो छात्रों का भी होता है, शिक्षकों का भी होता है। क्योंकि आगे जब आप परिभाषाएं पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ आएगी, और वो चीज़ ये होगी कि भाई 2-3 शिक्षकों द्वारा एक साथ, है ना, और छात्रों का समूह होता है। हाँ, उसकी लिमिटेशन ज़रूर होती है। तो एक कक्षा में जब समूह बनाकर विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्ययन करवाया जाता है, तो उस विधि को हम दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में प्रश्न कहाँ से बनता है? सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखना, दल शिक्षण समूह का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955। देखिए, ये जो, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका। मैं आपको एक बात बताऊं, सेकंड ग्रेड के अंदर 30 जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं, 30 में से ये एक ही पर्सन मेरे गलत हुआ था। 30 में से डिलीट हुआ वो अलग मैटर है, 30 में से ये एक ही प्रश्न गलत हुआ था। मैंने शिक्षण विधियाँ 17 बार पढ़ी थी, 17 बार। मेरे ये था कि शिक्षण विधियों में कोई प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ 17 बार पढ़ने के बावजूद ये प्रश्न गलत हुआ, ठीक है। अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में, अच्छी बात है, पता होगा, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, पता होना भी चाहिए कोलंबिया कहाँ है, हार्वर्ड कहाँ है। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मतलब एक था कि नहीं, ये प्रश्न उस किताब में नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अमेरिका में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में। अब सरल प्रश्न होते हुए भी मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया और मैंने इस प्रश्न को जो है वो छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जल्दी से छोड़ा भी तो नहीं जाता ऐसा प्रश्न, और मैंने गलती से राइट किस पे लगाया था? इंग्लैंड पे। बताने में क्या शर्म है, गलती हुई थी वो तो बताऊंगा ही, है ना। आप ऐसी गलती मत करना। तो ये 30 में से जो मेरे 29 क्वेश्चन राइट थे, उनमें से एक जो गलत था वो यही प्रश्न गलत था। तो ध्यान रखना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में एक छात्र था, उस छात्र का नाम है मिशिगन। क्या नाम है? मिशिगन छात्र था। उस छात्र का नाम क्या है? मिशिगन। शायद मिशिगन हार्वे 2 छात्र थे, मिशिगन और हार्वे द्वारा किया गया। बस ये सिंपल सी बात ध्यान रखना, दल शिक्षण समूह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955 अमेरिका, मिशिगन व हार्वे द्वारा किया गया था।
एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है शिक्षण विधि का, दल शिक्षण विधि का। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, वो यहीं बता देता हूँ। देखो इसमें जो शिक्षक होते हैं वो समय सारणी भी अलग निर्माण करते हैं। मतलब इस विधि से पढ़ाने के लिए जो समय सारणी होती है ना, उसका भी अलग से निर्माण किया जाता है। उसमें किसी एक टॉपिक विशेष को लिया जाता है और उस टॉपिक पर उस पूरे समूह को एक दूसरे के सहयोग से चर्चा करवाई जाती है और वो उनको एक्सप्लेन भी, शिक्षक बीच बीच में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इसके लिए समय सारणी भी अलग से बनती है। ये बात यहाँ बता देता हूँ ताकि आगे मुझे फिर से लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और समय सारणी नहीं, साथ में ध्यान रखना बैठक व्यवस्था भी, समय सारणी और बैठक व्यवस्था अलग से की जाती है। समय सारणी और बैठक व्यवस्था अलग से की जाती है, ये भी याद रखना। ये दो तीन चीज़ें, समय सारणी अलग से बनाई जाती है और बैठक व्यवस्था भी अलग से करवाई जाती है। ठीक है, मिटा देता हूँ ये मैं। आगे मैं आपको बताता हूँ दो तीन परिभाषाएं जो आपका दल शिक्षण जो है इसे क्लियरली सही कर पाएगी। हाँ जी, देखिए एक परिभाषा है कॉर्ले ऑल्सन की। कॉर्ले ऑल्सन, ये परिभाषा जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आएगा कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। ठीक है, एक मात्रा या दो मात्रा, ये चीज़ क्या है ये आपको समझ आएगा। देखो ये क्या कहता है कि अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल, मेरी बात को इस परिभाषा को मैंने ध्यान से जब पढ़ा तो उसमें से बहुत सी ये दल शिक्षण विधि यही क्लियर हो जाती है तीन परिभाषाओं में। भाई एक शिक्षक जिसमें अतिरिक्त ज्ञान और अतिरिक्त कौशल है ना, अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त, अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त दो तीन अध्यापक, कितने अध्यापक, दो तीन अध्यापक। याद रखना अभी ऊपर एक शब्द आया था जब समूह में विशेषज्ञ, क्या समूह आया था, केवल ऐसे टीचर नहीं जो साधारण हैं। और बिल्कुल देखिए ये अच्छी बात है मोटिवेशन के लिए, शिक्षकों के लिए, कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेषज्ञ की बात हो रही है। टीचर अच्छे हो सकते हैं लेकिन अपने विषय का विशेषज्ञ और शिक्षक, अच्छा शिक्षक, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, एक विशेषज्ञ भले ही अच्छा नहीं हो लेकिन अगर उसकी विषय पर कमांड है तो वो विशेषज्ञ ही कहलाएगा। तो अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त दो तीन अध्यापक परस्पर सहयोग की, सहयोग से किसी की, क्या, सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। भाई अतिरिक्त ज्ञान और कौशल, देखिए अतिरिक्त ज्ञान और कौशल आए तो ध्यान रखना ये परिभाषा किसकी है, कॉर्ले ऑल्सन की परिभाषा है कि अतिरिक्त ज्ञान और कौशल से युक्त दो तीन अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं एवं, ध्यान से समझिएगा, एवं एक ही, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है, एक ही समय में छात्र समूह को पढ़ाते हैं। अब बताओ, एक ही जगह टीचर बैठे हैं तीन चार और एक ही जगह कुछ छात्रों का समूह बैठा है, उन सब ने मिलकर क्या किया, किसी शीर्षक पर शिक्षण योजना तैयार कर ली और फिर एक ही जगह एक ही समय पर एक ही समूह को वो पढ़ा रहे हैं। तो समूह को पढ़ाते हैं, तब वह विधि क्या कहलाती है दोस्तों, दल शिक्षण विधि कहलाती है। दल शिक्षण विधि कहलाती है, दल शिक्षण विधि कहलाती है। बात समझ आई? बड़ी अच्छी परिभाषा है और हाथों हाथ याद करने वाली परिभाषा है कि कॉर्ले ऑल्सन कहते हैं कि अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त दो तीन अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं एवं एक ही समय में छात्र समूह को पढ़ाते हैं, तब वह विधि क्या कहलाती है, दल शिक्षण विधि कहलाती है। मैं कहता हूँ टफ है ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है। और मेरा एक अभी जस्ट आप देखना, इसके बाद में एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यकीन माने बार बार बहुत से वीडियो आप देख चुके हो कि हिंदी में क्या 30/30 आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रयास करो और पूरे सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ो
तो यकीन माने 100% कह रहा हूँ 30/30 आ जाएंगे। मैं उसके लिए थोड़ा सा 10-1 मिनट का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ और मैं उसमें पूरी व्याख्या दूंगा आपको, आप उसे देखना जरूर टाइम निकाल के, ठीक है। तो अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त 2-3 अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं एवं एक ही समय में छात्र समूह को पढ़ाते हैं, तब वह विधि क्या कहलाती है? दल शिक्षण विधि कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं। आराम से एक एक चीज याद हो जाती है। कुछ तो बहुत से अच्छे स्टूडेंट हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि सब बाकी बुरे हैं, मतलब कहने का मतलब कुछ लोग तो, मुझे नहीं पता था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट उसको नोट्स भी बनाएंगे। और फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि जब अपने भी तैयारी करते थे तब यही सोचते थे कि यार ना ये टॉपिक बीच में छोड़ दिया, यूट्यूब पे ये टॉपिक बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े संस्थान है फिर भी बीच में छोड़ देते हैं। रीज़न क्या है? गलत बात है, नहीं है, स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ, उसके समय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तब ये था कि नहीं, मैं टॉपिक जो भी करूँगा वो कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि कम से कम स्टूडेंट्स को दूसरे वीडियो पे जाना नहीं पड़े। हाँ, उसको फिर भी कोई डाउट रहता है तो भले ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भटकना नहीं पड़े। दूसरी परिभाषा देखिए, डेविक वार्विक के अनुसार, एक विद्वान और है डेविक, शायद यही नाम है मेरे ख्याल से, डेविक वार्विक। थोड़ा सा कोई छोटा मोटा अंतर हो ना तो देख लेना, कोई छोटी मोटी गलती रह जाए तो बता देना। अपने तो कोई कमेंट भी कर देना, सर आपने गलत बताया, तो भी ठीक है, सुधार लेंगे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कहते, ठीक है। हाँ, डेविक वार्विक क्या कहता है? टोली, ये क्या कहता है कि जो टोली होती है ना भाई, दल को टोली भी कह सकते हैं, कि जो टोली होती है वो टोली शिक्षण व्यवस्था, जो टोली होती है वो शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है। एक क्या है? स्वरूप। ये कहता है टोली जो है वो शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है। डेविक कहता है कि टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों अपने स्रोत अभिरुचि के अनुसार अपने नहीं, स्रोतों अभिरुचि तथा कुछ और होगा, हाँ, अभिरुचि तथा दक्षता के अनुसार जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों अभिरुचि तथा दक्षता, नहीं, परिभाषा से मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, दोबारा देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों अभिरुचि तथा दक्षताओं को यानी कुशलताओं को एकत्रित करते हैं और अपने छात्रों के और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली, ध्यान रखना दोनों की टोलियां हैं, शिक्षकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ये कहता है भाई टोली शिक्षण व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोत अभिरुचि, भाई जो भी उनके पास ज्ञान के स्रोत हैं जहाँ से वो ज्ञान लेके आ रहे हैं, अभिरुचि तथा उनके पास जो भी कुशलताएं हैं, ज्ञान देने की जो टेक्निक है, को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, भाई छात्र को कितना चाहिए उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा वो जो ज्ञान है होता है वो प्रस्तुत किया जाता है और वो विद्यालय की सुविधाओं का भी समुचित उपयोग करते हैं। तो ये क्या नाम है इसका, डेविक वार्विक की एक परिभाषा है और हमने वो पहली वाली ऑल्सन की परिभाषा पढ़ी। तो शानदार परिभाषाएं समझाती है कि वास्तव में दल शिक्षण विधि है क्या,
किस प्रकार से होता है, इसमें छात्रों का दल कितना, क्या छात्रों का दल होता है, शिक्षकों का होता है, ठीक है, इसमें तो अलग अलग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जो शिक्षकों का दल छात्रों के दल के साथ फिर तो चर्चा हो जाएगी, मतलब कहते हैं शिक्षण तो होगा ही नहीं, बातें होने लग जाएगी। तो ये इसके गुण दोष में हम पढ़ेंगे कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फिलहाल तो हम ये समझ रहे हैं कि दल शिक्षण विधि है क्या, ठीक है। तो टोली शिक्षण व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचि, दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा उस ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब एक परिभाषा और बता देता हूं, वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी। कुछ लोग कहते हैं सर आप नोट्स कितना ना वो उस फलानी किताब से बना रहे हो, ये बना रहे हो। तो भाई नोट्स तो किताब से ही बनते हैं, कोई मन से थोड़ी बनाऊँ। अब मन से बनाऊंगा तो वो नोट्स फिर एग्जाम में नहीं आएंगे, देख ले, मन से बना तो दूंगा मैं। हाँ, जेपी पुरोहित की परिभाषा बताता हूँ आपको। जेपी पुरोहित की परिभाषा। जेपी पुरोहित क्या कहते हैं? जेपी पुरोहित कहते हैं दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीक है। ये एक छोटा सा प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है, कि किस विद्वान ने दल शिक्षण विधि को आधुनिक तकनीक कहकर पुकारा है। परिभाषाओं से प्रश्न निकलते हैं, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं बता दूं। परिभाषाएं जो ध्यान से पढ़ता है ना, उसके क्वेश्चन बनिस्पत जो रट्टा मार जाता है उससे ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि परिभाषाओं से एक तो पूरे शीर्षक को क्लियर किया जा सकता है कि वास्तव में इस शीर्षक की व्याख्या क्या है। दूसरा, परिभाषाओं से ऐसे प्रश्न निकल जाते हैं जो कहते हैं कि ये उस किताब में था नहीं, तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहता है उस परिभाषा में जाके देख क्या कह रहा है वो। तो ये इसलिए दल शिक्षण विधि अध्यापक की एक आधुनिक तकनीक है। इस विधि में दो से अधिक अध्यापक मिलकर क्या करते हैं? नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं। देखो, तीनों के परिभाषाओं में ये समानता है। क्या कह रहा है? दल शिक्षण विधि आधुनिक तकनीक है। इस विधि में होता क्या? दो या दो से अधिक शिक्षक, बात क्लियर हो गई। अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं। और फर्स्ट परिभाषा में भी हमने यही पढ़ा है। शिक्षक जो कुशल शिक्षक होते हैं वो जो ज्ञान और कौशल के आधार पर वो एक शिक्षण योजना बनाते हैं कि भाई एक समूह को कैसे पढ़ाया जाए। यही बात बार बार घूम के आ रही है। यानी इस विधि से क्वेश्चन जो निकलेंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन निकलेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और संबंधित योजना बनाते हैं और उससे साथ में ये भी है कि उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। प्रश्न मैं तो बनाऊं ना, तो ये भी बना सकता हूं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, दल शिक्षण विधि अध्यापक आधुनिक तकनीक है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं। तीसरा, उसे क्रियान्वित करते हैं। चौथा, उसका मूल्यांकन उनके द्वारा नहीं, अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस तरह लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, वो योजना भी बनाने का काम करते हैं, उसको क्रियान्वित भी करते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। संसाधन भले आजकल तो धीरे धीरे अपन भी अपडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड पे इसलिए लिख के समझाता हूँ ताकि आपको ऑफलाइन फीलिंग आए। समझ गए बात को? ऑफलाइन फीलिंग्स, जैसे वास्तव में अपना वार्तालाप हो रहा है, मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आई। वरना वो चलता रहता है ना, वो क्या कहते हैं, लाइनें चलती रहती है, कभी इधर ऐड आ रहा है, डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी बहुत। इसलिए मैं कम लगाता हूँ। 1-2 तो मैं भी लगाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तो मार्केटिंग होती है, आप समझदार हो, है ना, लेकिन मैं कम लगाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट, देखो, जो स्टूडेंट्स को वास्तव में सच फ़ायदा होगा ना, वो आगे 5 ऐसे व्यक्तियों को बताएगा जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। और एक बार मैं भीड़ जमा कर लूँगा ना, तो वो भीड़ आएगी जितनी जल्दी उतनी जल्दी जाएगी भी। तो भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा निश्चित है।
दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीक है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। बात आई समझ में? आया आनंद? देखिए आगे चलते हैं। 3 परिभाषाओं में क्लियर हो गया। अब बस अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस छोटी छोटी चीज़ें बची है और समझते जाना, आनंद आएगा पढ़ने में। याद रखोगे कि सिलेक्शन के बाद हे ईश्वर इन मेहनतकश विद्यार्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आपके हृदय में अभी क्या चल रहा होगा इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, या वो व्यक्ति ज़रूर समझ सकता है जिसका एग्ज़ाम के मतलब जो बहुत मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचा है, सेलेक्ट हुआ है। मैं ये कहूँ कि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि उस वक्त क्या हालात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, उसे कोई नहीं समझ सकता। लोग कहने वाले ताने भी दे जाते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये पिछले 1 साल से 6 महीने से लगा हुआ है, इतनी मेहनत किए जा रहा है, फिर भी उसके और किसी का ध्यान नहीं है। बस सबको रिजल्ट चाहिए, उसकी मेहनत की और कोई ध्यान नहीं देता। और इसीलिए आज हम मजबूर हैं कि हम अपनी मेहनत को कई बार मतलब लोगों के तानों से कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ उनका जवाब देना चाहिए कि तुझे रिजल्ट चाहिए, चल तुझे रिजल्ट दिया। लेकिन इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी मेहनत को भी सलाम करते हैं। देखिए अभी भी शायद मैरी कॉम शायद पदक जीता नहीं जीता, लेकिन उसकी मेहनत अच्छी थी, ऐसा कुछ मैं पोस्ट देख रहा था। तो वही बात है कि मेहनत को सलाम करना चाहिए। रिजल्ट क्या रहेगा भाई, 33,000 है 17 लाख में से, यानी 16,67,000 लोग तो वैसे ही वापस दूसरी तैयारी में लगेंगे ही ना। तो फिर क्या वो जो बाकी जो बैठे हैं, चलो उनमें से कईयों ने मेहनत नहीं की, लेकिन जो बाकी जो 67,000 और हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन वो 67,000 में कौन रहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन 33,000 में आपका नाम ज़रूर लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चलिए देखिए इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसे होती है, क्रम ध्यान रखना है ना। सबसे पहले योजना का निर्माण करते हैं कि नहीं करने? उसके बाद में क्या करते हैं? व्यवस्था। भाई आपने शिक्षण योजना तो बना ली, अब व्यवस्था तो करो। उस योजना को अप्लाई कैसे करोगे? भाई उसको अप्लाई करोगे तो उसे अप्लाई करने के लिए व्यवस्था तो करोगे कि नहीं करोगे? अब अप्लाई कर दिया तो अब लास्ट में मूल्यांकन तो करो कि आपको कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। तो ये योजना, व्यवस्था और मूल्यांकन, ये कार्य प्रणाली होती है। ये साहब तीसरा प्रश्न, दल शिक्षण प्रणाली जो है उसका कौन सा क्रम सही है? बस एक बार दूसरे ऑप्शन में ये दे दिया, ये ए है, और ये बी ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया, व्यवस्था फिर योजना। और मैं बता देता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि अगर ये ऑप्शन मिला ना तो आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये आएगा कि नहीं पहले व्यवस्था करेंगे, भाई बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद योजना बनाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। आधे से ज़्यादा ये बी ऑप्शन राइट करेंगे। सी मान लो दे दिया मूल्यांकन, तो हाँ ये तो खैर मूल्यांकन फिर योजना और फिर व्यवस्था, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है वो दे दिया हमने मूल्यांकन, ठीक है, व्यवस्था और योजना। और आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो अपलोड होने से पहले ये क्वेश्चन मैं इसी क्रम में टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा और ये आप देख लेना। आप जो भी हो, टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नरेंद्र दान चारण टेलीग्राम करोगे तो भी मेरा आ जाएगा, नरेंद्र दान चारण नाम सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप पेज आ जाएगा। आप उस क्वेश्चन में देख लेना। मैं अभी आपको बता देता हूँ 38% तो कम से कम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गलत ही करेंगे। 38 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम। फिर भी देखते हैं। और इससे मतलब अगर 60% से प्लस इस प्रश्न को सही करते हैं तो यकीन मानना लोगों की तैयारी बड़ी शानदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन देखेंगे। अभी ये क्लास में कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। अभी जो अपनी क्रिया की क्लास चल रही थी वो बीच में रुक गई थी लाइट जाने की वजह से, तो उसके 10 मिनट बाद लाइट आ गई थी वापस। तो मैंने सोचा चलो समय नष्ट नहीं किया जाए, आपकी क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आज की डेट में मैं वापस डालूंगा और नाइट में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके।
तो याद रखना इसका क्रम है योजना, व्यवस्था और मूल्यांकन। और आप भी बताना कि आपने ये प्रश्न का उत्तर गलत किया था या सही किया था। क्लियर है? चलिए अब साथ में देखिए दल शिक्षण के सिद्धांत देखिए, कुछ दल शिक्षण के सिद्धांत भी देखिए। भाई दल शिक्षण के सिद्धांत क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहला अधिगम का निरीक्षण। अधिगम का निरीक्षण। भाई आप सबसे मुझे बताओ, आप सिखा रहे हो, 3-4 टीचर्स हैं, एक टोली है टीचर्स की सिखा रहे, लेकिन बच्चे कितना सीख रहे हैं इसका निरीक्षण करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका नियम है, सिद्धांत है ये कि भाई दल शिक्षण में साथ में निरीक्षण भी करना पड़ेगा कि वास्तव में जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। दूसरा, शिक्षक की जिम्मेदारी। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिक्षक की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखना, पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दल शिक्षण जो विधि का प्रयोग कर रहा है वो बड़ी जिम्मेदारी से करे, वरना उसमें थोड़ी सी चूक हुई और वो विधि जो है एकदम मतलब भंग हो जाएगी, देखा जाए तो सारी क्लास में अव्यवस्था हो जाएगी। अभी हम गुण दोष में ये चीज़ पढ़ेंगे। तीसरा, तत्पर रहने का सिद्धांत। तत्पर रहने का सिद्धांत। तत्पर रहने का सिद्धांत। अब देखिए तत्पर रहने का सिद्धांत जो है, आप मुझे बताओ, अगर मान लो टीचर्स जो हैं वो क्या करेगा, 3-4 टीचर्स हैं, क्या छोरा थे पटोरे भी ने जाओ ग्रुप बना बैठ जो पढ़ो, एक खानी छोरा वाली टोली बैठ गई, एक खानी गुरजी वाली टोली बैठ गई। गुरजी बिने आप वाली मस्त है, हा हा पी पी कर रहा है यार, बिना छोरा हा हा पी पी कर रहा है, वाह साहब दल शिक्षण विधि बढ़िया हो रही है ना। ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यानी शिक्षकों को भी तत्पर रहना पड़ेगा बराबर, तब स्टूडेंट जो होगा वो तत्पर रहेगा। समझा कि मतलब एक्टिव कह सकते हैं, सक्रिय। इसके बाद छात्रों की संख्या भी ध्यान रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो जो अपन जैसे बाल सभा करते हैं ना, कहीं दल शिक्षण विधि बाल सभा में कन्वर्ट ना हो जाए। इतने से इतने छात्र भी इकट्ठे नहीं करने हैं कि वो बाल सभा का रूप ले ले। तो छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर छात्रों को बीच में जो समस्याएं आ रही है तो उसका समाधान शिक्षक ही करेगा, और कौन करेगा? ठीक है। इसके अलावा सामग्री का चयन। भाई दल शिक्षण विधि में सामग्री कौन कौन सी चाहिए उसका चयन कीजिए, लेकिन साथ में उस सामग्री का प्रयोग भी करना है कि ऐसे नहीं हाँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ले जाके कक्षा में डाल दिया, टीचर इधर बैठ गए स्टूडेंट उधर बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। उसका प्रयोग भी शिक्षकों को छात्रों द्वारा करवाना होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का ज्ञान करवाना होगा। भाई विषय वस्तु जो है उसको व्यवस्थित क्रम में बच्चों तक पहुंचाना है। ऐसे अगर आपने मारवाड़ी में अल्टप्पा तरीके में पहुंचाई ना तो वो कहने गुरुजी खुद तो डूबेला छात्रा न और ले डूबेला। ठीक है। नवा है शिक्षक क्षमता। ये जो बात आ गई विशेषज्ञ वाली, शिक्षक क्षमता का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी शिक्षक में दल शिक्षण प्रणाली अप्लाई करने की क्षमता ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे शिक्षक बन गया, वो शिक्षक क्या कर लेगा, विषय विशेषज्ञ है ही नहीं। छोरा पूछो गुरुजी आ चट्टान का आंतरिक चट्टान है, इस चट्टान में आ चीज़ किया हुई, आ चीज़ किया निकल गई। अब गुरुजी ने खुद नहीं ठाको नहीं, गुरुजी ने खुद नहीं ठाको नहीं। अभी तो लाडले बांटे भी कई टीचर आ गया है ना, क्या गुरुजी लाडले बांटो किसे हुआ है। चलो अपनी टिप्पणी किसी पे नहीं करनी चाहिए। शिक्षक क्षमता। नेक्स्ट निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि क्लियर है। मेहनत मैं एक ही बात जानता हूँ, हाँ भाई जो भी आप टॉपिक ले रहे हो ना वो टॉपिक निश्चित समयावधि के अंतर्गत पूरा हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अभी समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप मतलब वास्तव में एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो तो अपने जो भी एक विषय आपने चुना है ना उस पर इतनी गजब कमांड करिए कि कोई आपके सामने कितनी भी किताबें लाकर क्यों ना रख दे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप उन किताबों को गलत ठहराने की हिम्मत, और जिस दिन आप में तर्क के आधार पर, डायरेक्ट नहीं तर्क के आधार पर किताबों को गलत ठहराने की हिम्मत आ जाती है ना,
उस दिन समझ लीजिए आप वास्तव में सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्ण ज्ञानी हो गए, सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो, आप वास्तव में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। तो ये सिद्धांत है अधिगम का निरीक्षण, शिक्षक की जिम्मेदारी, तत्पर रहने का सिद्धांत, छात्रों की संख्या, समस्या समाधान, सामग्री का चयन, विषय वस्तु का व्यवस्थित क्रम का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक में क्षमता भी होनी चाहिए, निश्चित समय अवधि में टॉपिक पूरा भी हो जाना चाहिए। एक और बता देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं, अनुशासन स्थापना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बार बार मैं बोल रहा हूं, दल शिक्षण में सबसे ज्यादा घबराहट इस चीज को लेकर होती है कि अनुशासन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर उसमें से एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो बच्चों में अनुशासन रख सकता है तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। अनुशासन की स्थापना करके रखोगे तो ही दल शिक्षण जो है वो प्रभावी रूप से काम करेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए भाई, इस जो योजना बनाओगे ना, उस योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको विषय का निर्धारण करना है कि भाई सबसे पहले किस विषय पर अपने योजना का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले विषय का निर्धारण कीजिए कि भाई अपने आज ये हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में अपन ने कौन सा टॉपिक लिया है और उस पर आज पूरी चर्चा करेंगे। और प्लस योजना का निर्माण का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैं वर्ण टॉपिक करवाता हूँ तो मैं वर्ण शब्द की उत्पत्ति से लेकर अंत तक जाऊंगा कि जैसे ये वर्ण टॉपिक है और इसमें मान लो इतनी बातें हैं, तो अब मैं इस तरह नहीं है कि पहले ये चीज़ बता दूं फिर मैं ये बता दूं, क्रमबद्धता ये इस तरह, फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया, ये क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता क्या होती है, मैं वर्ण टॉपिक बताना शुरू करूं तो इस तरह चलना चाहिए जिससे उसकी सारी चीज़ों को समेटा जा सके, इस तरह से चलना चाहिए, तब जाकर वो टॉपिक क्लियर होगा। तो इसीलिए विषय का निर्धारण करते समय, योजना का निर्माण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विषय का निर्धारण हो गया साहब। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है। किसका निर्धारण करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है। विषय का निर्धारण हो गया, अब आप उद्देश्यों का निर्धारण कीजिए। क्लियर है, उद्देश्यों का निर्धारण हो गया। अब तीसरा क्या करना है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन, ये याद रखना, ठीक है। याद रखना क्या गुरुजी, क्या याद रखें भाई, आप कौन कौन सी अपेक्षा बच्चों से रखते हो कि उनमें ये व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन करना है। विषय निर्धारण के बाद दूसरा काम है उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा अपेक्षित। उसके बाद है चौथा है छात्र जो होते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण। छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण। उसके बाद आता है शिक्षक की, बार बार ये बात आती है इस दल शिक्षण विधि में, शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता। शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार कार्य वितरण। और लास्ट में छठा रहता है छात्र जो होता है कि उपलब्धि का मूल्यांकन। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन ये दीजिए। ये आपके इसकी योजना के 6 चरण हैं। विषय का निर्धारण करो, उद्देश्यों का निर्धारण करो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन होना चाहिए, फिर छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच कर लीजिए भाई उसको पूर्व ज्ञान कितना है, शिक्षण की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार उसका कार्य वितरण भी होना चाहिए, छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन भी
होना चाहिए, छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन भी होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो ये 6 चरण हैं, ये भी याद रहना चाहिए, क्रम से याद कर लो। अब आपको अगर मान लो कोई एक भी चरण समझ नहीं आया ना, तो इसका कारण मैं बताता हूँ। एकदम से बीच में आपकी एकाग्रता भंग हुई, आपका ध्यान इधर उधर भटका है। अगर आपका ध्यान भटका नहीं है तो यकीनन ये 6 चरण क्लियर हो गए एक साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा, विषय वस्तु को क्रमानुसार मतलब क्रमगत विषय का अध्ययन करवाना है। तो मैं जैसे बराबर एक एक चीज लेकर चल रहा हूँ ना, पहले सिद्धांत बताए, फिर योजना चरण बताए, परिभाषाएं बताई, है ना। तो उसी तरह से आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना होता, तब जाके कहीं ना कहीं आप है ना क्लियर समझते हो। उम्मीद करता हूँ सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब योजना के बाद व्यवस्था करनी। व्यवस्था में कोई विशेष चीज नहीं आती है, मैं जो चरण है उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। पानी पी लूँ मैं 2 मिनट? कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना 2-3 घंटे से। हाँ चलिए, तो योजना के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने आपको व्यवस्था के बारे में बता दिया। सॉरी, व्यवस्था के बारे में कुछ बताना नहीं, मूल्यांकन के बारे में बताता हूँ। देखिए मूल्यांकन के बारे में अपनी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो 1 घंटे की 40 मिनट की जो भी क्लास हो ना, उसमें से कम समय आपका वेस्ट करूं। जितना समय दूं ना उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो मूल्यांकन में देखिए, सबसे पहले छात्रों की, इसमें 2-3 बातें हैं कि छात्रों की जो उपलब्धि होती है, छात्रों की उपलब्धि स्तर व उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। उपलब्धि स्तर एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन करना है भाई? छात्रों ने क्या उपलब्धि अर्जित की और जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपने ये प्रयास किया था कि उसमें कितने सफल हुए, तो उसका मूल्यांकन करना है। अब जो मूल्यांकन आप कर रहे हो ना, कैसा आप मूल्यांकन तो कर रहे हैं, वो या तो लिखित करोगे और या कैसा करोगे, मौखिक। वो 2 प्रकार से हो सकता है, लिखित और मौखिक। अब आपने मूल्यांकन कर लिया, अब आपको लगा कि कुछ कमियां रह गई, तो मूल्यांकन के आधार पर फिर से आपको योजना का निर्माण करना पड़ेगा। योजना निर्माण करना, बात आई समझ में? 3 ही बातें ध्यान रखनी। उपलब्धि और उद्देश्यों को मूल्यांकन करो, मूल्यांकन लिखित या मौखिक हो सकता है, और उस मूल्यांकन के आधार पर फिर से योजना का निर्माण करना होगा। तो समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कम से कम कमेंट से बताया तो करो। लगभग 500, 600, 700 जने देखते हो, तो इतनी कंजूसी मत किया करो, एक कमेंट छोड़ा करो। आपका फीडबैक होगा ना उतना ही बेस्ट। देखो मैं आपका बीच बीच में मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए कि वास्तव में आपको समझ तो आ रहा है ना। समझ आ रहा है तो मैं अब और नेक्स्ट विधि इससे भी बेहतर समझाऊंगा। नहीं आ रहा तो मैं तरीका चेंज करूंगा ना। हाँ, अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। इसके गुण, इस विधि के गुण क्या हैं वो सीख ले। देखिए, यह विधि क्या करती है? विशेष ज्ञान प्रदान करती है। क्या करती है? यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है। बड़े लिख देता हूँ है ना थोड़े, वरना कई जो नोट्स बना रहे हैं, एक तो 380 पिक्सल पे रखा करो, ठीक है। यह विधि क्या करती है? विशेष ज्ञान प्रदान करती है। बात क्लियर हो गई? एक एक चीज क्लियर कर लेना। इसमें समय, धन और शक्ति का सदुपयोग होता है। सदुपयोग होता है। देखिए एक बात ध्यान रखना, आगे दोष में आएगा कि इसमें धन अधिक लगता है। अधिक लगना अलग बात है और धन का दुरुपयोग होना अलग बात है। धन अधिक भले ही लग रहा है, लेकिन धन का होता सदुपयोग है, ठीक है ना। तीसरा है, छात्रों में अनुशासन भावना का विकास होता है। विकास होता है। देखिए छात्रों में वैसे देखा जाए तो अनुशासन होता नहीं है, लेकिन अगर बार बार दल शिक्षण विधि करवाई जाए ना, उसके माध्यम से ज्ञान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस अनुशासन भावना का धीरे धीरे विकास जरूर होगा, ठीक है। चौथा है, क्या है? छात्रों को विभिन्न विषयों की
छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें जो शिक्षक योजना बनाते हैं ना, उसमें उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित लेटेस्ट बातें भी ले लेते हैं। तो नए विषयों से आधुनिकतम जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि विषय विशेषज्ञ होते हैं ना वो। और पांचवा है संतुलित। अब जब वो दल में रहते हैं तो एक तरह से वो समाज का प्रारंभिक अंग कह सकते हैं। संतुलित सामाजिक विकास संभव है। संतुलित सामाजिक विकास संभव है। बात समझ आई? तो ये बात भी क्लियर है। तो ये 5 गुण है। विशेष ज्ञान प्रदान करती है, संवेदन शक्ति का सदुपयोग होता है, छात्रों में अनुशासन भावना का विकास होता है, छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है, और संतुलित सामाजिक विकास भी संभव है। क्लियर बात है? बस ये इतना सा आप ध्यान रख लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब लास्ट में पढ़ते हैं अपन दोष। मिटा दूं ये? स्क्रीनशॉट लेना ले लेना भाई। वैसे वीडियो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा बैक जाके भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और वैसे भी आप, मुझे पता है, रोक रोक के नोट्स बनाते हो, जबकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चलो बनाते हो वो भी एक सही तरीका है, लेकिन नोट से मैं PDF तो वैसे ही डाल रहा हूँ, तो नोट्स बनाने की बजाय इस वीडियो को देखा करो। बस रोकते हो उससे समय ज़्यादा नष्ट होता है। एक बार क्लास को अच्छे से देख लो, और PDF जो भेज रहा हूँ ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप उससे प्रिंट निकलवा लो ना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। हाँ, कोई शब्द में राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आए ना, तो उसको आप पेन लेके बैठो, उसको सही करते चलो, आप अपने हिसाब से लिख लो। अब देखिए इसके दोष क्या है? आर्थिक भार अधिक हो जाता है। मैंने कहा था ये बात आएगी, आर्थिक भार अधिक होता है, लेकिन अधिक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है ना? आर्थिक भार अधिक होता है। दूसरा, समन्वय। अब वो कहते हैं कि भाई इसमें अनुशासन भावना का विकास होता है, लेकिन समन्वय करने में कठिनाई आती है। टाबर वहाँ जब कहीं बड़ा लड़ाई, आ सीट मारी, आ सीट थारी है, तो दल शिक्षण में समन्वय करने में कठिनाई को ना सी। ठीक है। उसके बाद दल के जो सदस्य होते हैं, चाहे शिक्षक क्यों ना हो, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ दल के सदस्यों में सहयोग की कमी होती है। सहयोग की कमी होती है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो पाता। संपूर्ण पाठ्यक्रम भी नहीं हो पाता है। आई समझ में? संपूर्ण पाठ्यक्रम भी नहीं हो पाता, दल के सदस्यों में सहयोग की तो कमी रहती ही रहती है, समन्वय में भी कठिनाई आती है, और आर्थिक भार भी अधिक होता है। तो ये इस विधि के क्या हैं? दोष हैं। तो ये दल शिक्षण विधि थी, जिसमें 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ये सोच रहे होंगे दल शिक्षण क्या है, अच्छा हाँ पढ़ी भी तो है, और एक अब हमें सारा कुछ पता है, हमने किस स्टेप बाय स्टेप किया है, हमने कचरा नहीं पढ़ा है, ये नोट्स हैं। बहुत बेहतर चीज़ जो एग्जाम में आने लायक है, मैंने सिर्फ वही पढ़ाई है। मेरा प्रयास बहुत अच्छा है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। कितना दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, वो आप सब बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि समझ आ रहा है, तो आप अपने मित्र जो मंडली हैं उसमें शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और उन्हें प्रेरित करें कि क्लास से जुड़े। अच्छा पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो। आगे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की भी हिंदी की तैयारी करवाऊँगा। आप याद रखोगे कि भाई साहित्य किस हिसाब से पढ़ा जाता है, काव्य शास्त्र किस हिसाब से पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।